हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में जैसे हम सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, इस लेक्चर में इसको हम कंक्लूड करेंगे, खत्म करेंगे। और इसमें बेसिकली हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा इसमें आश्रम और द स्टेजेस ऑफ लाइफ, और सेकंड होगा मैरिज। एंशिएंट इंडिया में मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना लेक्चर। और पहला टॉपिक है इसमें हमारा आश्रम और द स्टेजेस ऑफ लाइफ। द आश्रम सिस्टम denotes the Hindu scheme of life according to which different stages in the life of an individual are well ordered। जब हम हिंदू स्कीम ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसमें आश्रम सिस्टम जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता था एंशियंट इंडिया में, और ये ह्यूमन लाइफ को एक वेल ऑर्डर्ड मैनर में प्रस्तुत करता था, या ह्यूमन लाइफ को एक वेल ऑर्डर बनाने में हेल्प करता था। तो एंशियंट इंडिया में बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग का एवरेज लाइफ स्पैन है उसको 100 ईयर्स के आसपास माना जाता था, 100 ईयर या 100 ईयर से ज्यादा। और उस पूरे लाइफ टाइम को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था, और हर एक स्टेज का जो टाइम स्पेन था वो 25 ईयर्स था। तो बेसिकली जब 100 ईयर्स का माना गया तो 25 ईयर्स में जब डिवाइड कर दिया गया तो ऐसे 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ बने, जिनको आश्रम ऑफ लाइफ भी बोला गया है, डिफरेंट आश्रम्स बोला गया है, या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ भी बोला गया है। तो बेसिकली ये जो 4 आश्रम हैं या 4 स्टेजेस हैं, इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम और द स्टेज ऑफ स्टूडेंटशिप। ठीक है। तो पहला जो आपका स्टेज है, पहला जो आश्रम है, वो लगभग जब बच्चे का जन्म हो गया और उसके बाद उसकी पूरी एजुकेशन जब तक चल रही है, तब तक उसको बोला गया है ब्रह्मचर्य आश्रम या स्टेज ऑफ द स्टूडेंटशिप। तो ये फर्स्ट स्टेज हुआ करती थी लाइफ की। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। इट इज मीन्ट फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, डेवलपिंग डिसिप्लिन एंड माउल्डिंग करेक्टर। तो बेसिकली इसमें जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है स्टेज ऑफ स्टूडेंटशिप, तो इसमें स्टूडेंट की एजुकेशन स्टार्ट होती थी। और इस पूरे टाइम स्पैन में 25 ईयर का ये जो भी टाइम स्पैन होता था, 20 से 25 ईयर का, इसके अंदर स्टूडेंट जो है पूरी नॉलेज एक्वायर करता था। उसके अंदर टीचर के द्वारा डिसिप्लिन डेवलप किया जाता था, और उसका जो चरित्र है, उसका जो कैरेक्टर है, उसको बनाया जाता था। ठीक है। तो दिस स्टेज स्टार्ट विद द सेरेमनी कॉल्ड उपनयन और इन्वेस्चुअर विद द सैक्रेड थ्रेड। जैसे आजकल भी कई बार होता है ना, उपनयन संस्कार होता है, आपने कहीं पे भी देखा होगा, या हो सकता है आप में से किसी के घर में भी होता हो। बेसिकली जब एंशियंट इंडिया में जब जो बच्चा है अब वो पढ़ने लायक हो गया 5 साल में या 6 साल में, जब भी उसकी पढ़ने की एज हो गई, तो पहले उसका एक उपनयन संस्कार किया जाता था, और उसकी बॉडी पे एक पवित्र धागा बांधा जाता था। जैसे जनेऊ संस्कार होता है ना, तो जनेऊ बांधा जाता है बॉडी के चारों तरफ, है ना। तो वैसे ही एक पवित्र धागा बांधा जाता था। और अब जो स्टूडेंट है या वो जो बच्चा है, अब वो क्या कहलाएगा, वो ब्रह्मचारी कहलाएगा, है ना। अब उसकी लाइफ जो होगी बिल्कुल कैलिब्रेट की तरह होगी, ब्रह्मचारी की तरह होगी, और वो स्टूडेंट बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट भी वो कहाँ बनेगा, स्टूडेंट एट द होम ऑफिस टीचर, मतलब अपने घर को उसे छोड़ना होगा, और जहां पे उस टाइम पे गुरु या टीचर पढ़ाते होंगे, उनके घर पे जाके वो शिक्षा ग्रहण करेगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि एंशियंट इंडिया का ये जो कंसेप्ट है एजुकेशन देने का, यहीं से आगे चल के और पीरियड में जो हमारा गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो यहीं से शुरू हुआ होगा, है ना। तो बेसिकली इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में स्टूडेंट कहाँ जा रहा है, अपने घर को छोड़ के कहाँ जा रहा है, टीचर के घर पे रहेगा। टीचर जो काम बताएंगे वो भी करेगा, और साथ में एजुकेशन भी लेगा। तो जैसे आज के मॉडर्न टाइम में भी आप देखें, जो हमारे क्या कहते हैं बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, तो बेसिक या आज भी आप देखें कहीं पे वैदिक स्कूल या गुरुकुल परंपरा से जुड़े स्कूल होते हैं, तो वहां पे भी स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ के वहां सीधा स्कूल में ही रहते हैं, और दिनचर्या उनकी वहीं चलती है, और वहीं पे एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। तो ये स्टेज लगभग चलती थी 25 ईयर्स तक। ठीक है। अब स्टूडेंट 25 ईयर्स का हो गया, उसकी सारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई।
अब उसकी सेकंड स्टेज शुरू होगी गृहस्थ आश्रम और द स्टेज ऑफ हाउस होल्डर, है ना? तो ये स्टेज जब वो स्टूडेंट एजुकेशन कंप्लीट करके अपने घर पे आ गया, अब वो पूरी तरह से तैयार है ना? जैसे बोलते हैं ना दुनियादारी की सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको निभाने के लिए अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या होगा अब यहाँ पे उसकी मैरिज होगी गृहस्थ आश्रम के अंदर। तो ये लगभग 26 ईयर से लेके 50 ईयर्स तक का समय है, तो यहाँ पे उसकी मैरिज होगी, क्योंकि अब वो रेडी हो चुका है अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। In this stage, the individual gets married, earns money and begets children. ठीक है? शादी होगी उसकी, विवाह होगा उसका, पैसे भी कमाएगा मतलब कोई ना कोई रोजगार करेगा अपनी फैमिली के लिए और साथ में वो आगे अपनी जनरेशन भी बढ़ाएगा, उसके बच्चे भी होंगे आगे, ठीक? The individual pursues wealth, pleasure within the limits of the moral law. तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने पुरुषार्थ पढ़ा था और पुरुषार्थ में हमने ये देखा था कि ह्यूमन बीइंग के बेसिकली 4 गोल होते हैं। तो उन 4 गोल में से 3 गोल जो हैं वो गृहस्थ आश्रम में पूरे हो जाते हैं। जैसे वेल्थ की बात की गई है, सारे डिज़ायर्स की बात की गई है और इन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ को भी निभा रहा है। तो मतलब जो हमारा धर्म है वो भी क्या हो रहा है यहाँ पे पूरा हो रहा है। थर्ड स्टेज है इसमें वानप्रस्थ आश्रम और जिसको बोला गया था स्टेज ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव लाइफ। जैसे आज की डेट में भी क्या होता है जब जॉब करते करते लगभग 58 ईयर्स या 60 ईयर्स या कहीं कहीं पे 62 ईयर्स हो जाते हैं तो वो पर्सन जो है रिटायर हो जाता है अपनी जॉब से। तो बेसिकली ये वही स्टेज है कि एक्टिव लाइफ से अब ह्यूमन बीइंग को क्या करना है रिटायरमेंट लेना है और इस स्टेज को बोला गया है वानप्रस्थ आश्रम और ये बेसिकली 51 ईयर्स से लेके 75 ईयर्स तक ये जो स्टेज है हुआ करती थी। देख लेते हैं इसमें क्या है। आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन एज अ हाउस होल्डर द इंडिविजुअल एंटर्स इनटू द वानप्रस्थ स्टेज। अब क्योंकि क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है अपनी सारी ड्यूटीज अपने सारे बंधन जो एक वो फैमिली से बंधा हुआ था उन सबको पूरा कर चुका है। तो अब क्या होगा अब वो वानप्रस्थ स्टेज में एंटर करेगा मींस एक्टिव लाइफ से अब वो क्या लेगा रिटायरमेंट लेगा। तो ये जैसा मैंने पहले भी बताया ये थर्ड क्वार्टर है ह्यूमन बीइंग की लाइफ का। इन दिस फेज आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम एक्टिव लाइफ द इंडिविजुअल डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू अ लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन। स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है आध्यात्मिक चिंतन। तो अब वो अपनी लाइफ को एक तरह से क्या करेगा स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन के लिए डेडिकेट कर देगा। अब वो अपने बौद्धिक विकास के लिए काम करेगा। अब वो यहाँ से बेसिकली जो भी आध्यात्मिक चिंतन करेगा वो धीरे धीरे उसको जो हमारा फोर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष उसकी तरफ उसका जो पाथ है उसका जो रास्ता है मोक्ष की तरफ थोड़ा सा क्या होगा डाइवर्ट होगा। ठीक है अब वो अपना घर भी छोड़ देगा और घर छोड़ के वो कहीं हो सकता है फॉरेस्ट में हर्मिट बन जाए। हर्मिट का मतलब बेसिकली सन्यासी भी बोल सकते हैं लेकिन पूरी तरह से सन्यासी नहीं। फॉरेस्ट में लेके रह के वो अपना एक आश्रम या अपनी झोंपड़ी बना लेगा और उसी में वो रहेगा और वहीं पे रह के अपना स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन करेगा। अब जो इसमें फोर्थ स्टेज है वो है सन्यास आश्रम और जिसको स्टेज ऑफ रेनंशिएशन और वॉन्डरिंग मिस्टिक भी बोला गया है। ठीक है तो लास्ट स्टेज है ये। लास्ट स्टेज का मतलब अब ये है कि जैसे ही वो 75 76 ईयर्स का होगा उसके बाद से उसकी आगे जितनी भी लाइफ बचेगी चाहे वो 100 साल रहे 100 साल से कम रहे या 100 साल 110 या 120 साल जितनी भी रहे अब उसकी जो स्टेज चलेगी वो संन्यास आश्रम चलेगी। ठीक है अब वो क्या करेगा इसमें इंडिविजुअल लीव्स हिज हर्मिटेज। जो थर्ड स्टेज में वो एक झोंपड़ी बना के आश्रम बना के रहने लगा था अब वो उसको भी छोड़ देगा और क्या बन जाएगा होमलेस वॉन्डरर। मीन्स पूरी तरह से वो सन्यासी बन जाएगा और जितने भी उसके अर्थली टाइज हैं उनको तोड़ देगा। अर्थली टाइज का मतलब है जो भी मोह माया के बंधन है जो जितने भी रिश्ते नाते हैं एक तरह से उन सब को अब वो तोड़ देगा और अब उसका एक ही मकसद रहेगा एक ही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अब उसको आगे चल के क्या करना है लिबरेशन के पाने के लिए ही काम करना है उसको मोक्ष पाने के लिए ही काम करना है। तो इन चारों स्टेज को देख के हम ये बता सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ थी वो पूरी तरह से वेल ऑर्डर्ड थी और डिसिप्लिन में भी थी। ठीक है
अब इसमें आज का हमारा सेकंड टॉपिक है मैरिज। अगर हम देखें कि एंशिएंट इंडिया में मैरिज का कंसेप्ट क्या था, कैसे शुरू हुआ मैरिज का कंसेप्ट, किस एज से शुरू हुआ, और फिर डिफरेंट टाइप के मैरिजेस जो वैदिक एज में हुआ करते थे, उनको भी डिस्कस किया करेंगे। तो बेसिकली आज की डेट में जो हम मैरिज की बात करते हैं, है ना? जो हम देखते हैं शादी विवाह जो होते हैं, वो आज वो वैदिक एज में स्टार्ट हो गए थे। तो वैदिक एज में मैरिज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था और वैदिक एज 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक जो एज बताई जाती है, उसमें मैरिज जो है शुरू हो गई थी। तो मैरिज और विवाह वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट संस्कार इन एंशिएंट इंडिया। इट वाज़ कंसीडर्ड अ सैक्रामेंट ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम, सैक्रेड रिचुअल, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार इसको एंशिएंट इंडिया में माना गया है और इसको एक पवित्र माना गया है ना? सैक्रामेंट का मतलब होता है पवित्र। तो जैसे रीति-रिवाज होते हैं ना, डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, तो उन रिचुअल में इसको एक पवित्र रिचुअल माना गया है, ठीक है? एंड इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द फैमिली एंड इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? फैमिली की बिगिनिंग हो रही है। जिनकी मैरिज हो गई, अब वो आगे चल के धीरे-धीरे क्या करेंगे, अपनी जनरेशन बढ़ाएँगे, फैमिली उनकी बनना शुरू होगी। तो यहाँ से फैमिली की बिगिनिंग हो जाती है और ये एक तरह से हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। ठीक है? It also provide an opportunity to grow in selflessness as you serve your wife and children. सेल्फलेसनेस का मतलब क्या होता है? बिना किसी स्वार्थ के या निष्ठा पूर्वक। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, वो बिना किसी स्वार्थ के अपनी लाइफ को चला रहा है। क्यों? क्योंकि फैमिली के अंदर जो लोग हैं, उनका आपस में एक दूसरे के प्रति कोई स्वार्थ वाला रिलेशन नहीं होता है ना? हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ और अपने बच्चों के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करता है। ऐसे वाइफ जो है अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करती हैं, ठीक है? तो मैरिज इज़ मोर देन अ फिजिकल यूनियन, इट इज़ आल्सो अ स्पिरिचुअल एंड इमोशनल यूनियन। तो मैरिज खाली एक फिजिकल यूनियन नहीं है ना? 2 बॉडी का फिजिकल यूनियन नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक और इमोशनल यूनियन भी है, ठीक है? एंड दिस यूनियन मिरर्स द वन बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिप प्लेस। अब देखिए जैसे हमने ऊपर देखा कि मैरिज को एक पवित्र रिचुअल, सैक्रेड रिचुअल का दर्जा दिया गया है। तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे मैरिज को जैसे हम पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, गॉड की वर्शिप करते हैं, है ना? तो मैरिज को गॉड और वो जो वर्शिप है उसके बीच का दर्जा दिया गया है ना? उसके बीच का दर्जा दिया गया है, मतलब इसको काफ़ी पवित्र माना गया है। Now, the purpose of marriage can be varied, but one could say that the purpose of marriage today is simply to make a commitment to the person you love. वैसे देखें तो इसके 2-3 पर्पस हैं मैरिज होने के, लेकिन अगर आज की डेट में हम मैरिज का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो आज की डेट में तो हम यही कह सकते हैं कि आप जिस पर्सन से आपस में 2 पर्सन की जो शादी हो रही है ना? मेल फीमेल की, तो वो पर्सन ज़िंदगी भर क्या है, एक-दूसरे के प्रति क्या रहें, कमिटेड रहें। ठीक है? नाउ एंशिएंट इंडिया में देखें तो बेसिकली मैरिज के 3 पर्पस हुआ करते थे। जैसे प्रमोशन ऑफ रिलीजन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ हाउसहोल्ड सैक्रिफाइसेस। हाउसहोल्ड सैक्रिफाइस, और इसमें बेसिकली ये माना गया है कि जो गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही क्या हो रही है, मैरिज स्टार्ट हो रही है ना? तो गृहस्थ आश्रम को एक तरह से यज्ञ माना गया कि गृहस्थ आश्रम अपने आप में एक यज्ञ करने जैसा है। तो उस यज्ञ को करते करते भी हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से रिलीजन का प्रमोशन कर रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है? सेकंड, progeny of father and his ancestors and continuation of family line और कुल। जैसे आज की डेट में भी कई बार बोल देते हैं ना कि जैसे भाई फैमिली में अगर आगे बच्चे होंगे तो क्या होगा, वंश चलता रहेगा, कुल चलता रहेगा। तो उसी बात को यहाँ पे एंशिएंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि मैरिज इसलिए भी की जाती थी कि एक पर्सन का जो वंश है वो चलता रहे, है ना? और तीसरा है इसमें रति और सेक्सुअल प्लेजर, जो हमने काम की बात करी थी, प्लेज़र की या डिज़ायर्स जो हमारी इच्छाएँ उसकी बात करी थी, तो वो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से मैरिज से ही पूरा होता था। अब देख लेते हैं कि एंशिएंट इंडिया में कितने तरह की मैरिज हुआ करती थी। तो बेसिकली 8 तरह की मैरिज बताई गई है एंशिएंट इंडिया में। पहला है इसमें ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज है और इसके अंदर बेसिकली क्या करते थे, जो लड़की के फादर थे, वो अपनी
लड़की को एक ऐसे पर्सन के साथ शादी करते थे या उसको एक तरह से गिफ्ट देते थे, जो मैन जो है, जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है और जिसकी लर्निंग बहुत अच्छी है, ठीक है? और शादी वाले दिन, विवाह वाले दिन बेसिकली जो डॉटर है, वो क्या कहते हैं, बहुत सारे गहने पहन के डेक्ड विद ऑर्नामेंट, और जो उसकी ड्रेस हुआ करती थी, वो रिचली ड्रेस्ड पहन के, मतलब शादी वाले, मैरिज वाले कपड़े पहन के तैयार होती थी। और उसके फादर जो हैं, ऐसे मैन को जिसका करैक्टर बहुत अच्छा है, हाई लर्निंग है, सेम क्लास का है, उसको वो गिफ्ट देते थे, मतलब उसका विवाह करवाते थे। तो इसको मोस्ट फेवर्ड फॉर्म कहा गया है। तो अगर हम मॉडर्न इंडिया से कंपेयर करें, तो आज का जो विवाह होता है, आजकल जो शादियाँ होती हैं, बेसिकली वो ब्रह्म विवाह को हम उसको मान सकते हैं। क्योंकि इसमें भी आज की डेट में भी देखिए, जब शादी होती है तो जो लड़की होती है ना? बहुत सारे उसने गहने वगैरह पहने हुए थे और वो रिचली ड्रेस्ड होती है, ठीक? दूसरा इसमें देव विवाह। तो इन द देव फॉर्म ऑफ मैरिज, द फादर ऑफर्स अ डॉटर एज अ दक्षिणा टू अ यंग प्रीस्ट हु ऑफिशिएट द यज्ञ यज्ञ विच इज अरेंज्ड बाय हिम। अब मान लीजिए एंशियंट इंडिया में, जैसे हमने देखा कि एंशियंट इंडिया में क्या होता था, अधिकतर लोग जो है पूजा पाठ ज्यादा किया करते थे, यज्ञ हवन बहुत करवाया करते थे। अब एक पर्सन जो है वो यज्ञ करवा रहा है, तो उसके लिए वो प्रीस्ट को बुलाता था, है ना? अब वो जो प्रीस्ट यज्ञ करवा रहा है, अब वो यंग भी है और साथ में उसकी मैरिज भी नहीं हुई है। तो जो पर्सन यज्ञ करवा रहा है, वो अपनी डॉटर को दक्षिणा के रूप में उस प्रीस्ट को दे देते थे। इसका मतलब उससे मैरिज करवा देते थे। ठीक है? तो ऐसे विवाह को बोला गया है देव विवाह। तीसरा इसमें अर्श विवाह। अर्श विवाह के अंदर बेसिकली क्या होता था? फादर ऑफ द ब्राइड गिव्स हिज डॉटर टू द ब्राइडग्रूम आफ्टर रिसीविंग अ काऊ एंड अ बुल और 2 पेयर्स ऑफ these animals। मीन्स लड़के वाले जो हैं, है ना? लड़के वाले क्या करते थे, बेसिकली लड़का या क्या करता था इस केस में, ब्राइड ग्रूम जो है, वो एक काऊ और एक बैल की जोड़ी या इनकी 2 पेयर्स, इन एनिमल्स का 2 पेयर लड़की के फादर को दे देते थे और बदले में वो जो फादर हैं, वो लड़की की शादी लड़के से करवा देते थे। तो इसको बोला गया अर्श विवाह। फोर्थ है प्रजापत्य विवाह। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज द फादर ऑफर्स द गर्ल टू द ब्राइड ग्रूम, बट नाइदर डज ही ऑफर एनी डॉरी नॉर डज ही डिमांड ब्राइड प्राइस। अभी जो प्रजापत्य विवाह है, इसमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता था। फादर जो है अपनी लड़की के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढते थे और उसकी शादी करवा देते थे। ठीक है? अब इसमें नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये फिफ्थ से पहले मैं आपको इसमें पहले सिक्स्थ बता देता हूँ, है ना? इसमें है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब है दिस मैरिज वाज बाय कांस्टेंट ऑफ द बॉय एंड द गर्ल। लड़का और लड़की दोनों शादी करने के लिए, मैरिज करने के लिए राजी है, उनका कंसेंट है ना? तो ऐसे लड़के और लड़की की शादी करवा दी जाती थी। तो म्यूचुअल लव एंड कंसेंट ऑफ द ब्राइड, दोनों के बीच में प्रेम है और क्या कहते हैं, दोनों जो है शादी करने के लिए तैयार हैं, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम। वो तो यही एक कंडीशन हुआ करती थी और इसी बेस पे दोनों की शादी हो जाती थी। ठीक है? तो इसको आज की डेट में जैसे हम मॉडर्न इंडिया में लव मैरिज बोल देते हैं, तो गंधर्व विवाह को हम उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है? अब बाकी के जो 3 विवाह हैं, बाकी के जो 3 विवाह हैं, वो बेसिकली जो हैं, कुछ ऐसी प्रवृत्ति के विवाह हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है आज की डेट में। ठीक है? लेकिन कुछ रेफरेंस उनके भी हमें एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलते हैं, जैसे असुर विवाह। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज बाय परचेज इन व्हिच ब्राइडग्रूम हैज टू बी गिव मनी टू द फादर और किंग्समैन ऑफ द ब्राइड। तो असुर विवाह, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें कुछ गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है? इसमें बेसिकली जो लड़की है ना? उसको एक तरीके से क्या कर किया जा रहा है, परचेज़ किया जा रहा है। तो जो लड़के वाले हैं, वो लड़की के फादर को या लड़की के रिश्तेदारों को पैसा दिया करते थे, उसके बदले में वो लड़की लिया करते थे और उससे उसकी लड़के की शादी हुआ करती थी। है ना? ऐसा ही फिर और इसका जो अ हार्मफुल है, वो है, या वो और इससे भी ज़्यादा खराब है, वो है राक्षस विवाह। दिस वाज़ मैरिज बाय कैप्चर इन व्हिच द गर्ल वाज़ फोर्सिबली abducted फ्रॉम हर होम, क्राइंग एंड हर किंग्समैन हैव बीन स्टेन एंड देयर हाउस ब्रोकन। इस केस में क्या होता था, जबरदस्ती लड़की का किडनैप कर लिया जाता था, लड़की के फादर को, लड़की के रिलेटिव्स को मारा पीटा जाता था, उनके घर तोड़ दिए जाते थे एंड हैव बीन स्टेन्ड।
स्टेन्ड का मतलब है जैसे गरम लोहे की रॉड हो ना और उसे एक गरम बॉडी पे लगा दें, तो हिंदी में जैसे बोलते हैं दाग देना, बॉडी को दाग देना। तो उस तरह से उनको टॉर्चर करके लड़की को किडनैप करके इसमें शादी की जाती थी। तो इसको बोला गया राक्षस विवाह। और सबसे बेकार, सबसे निम्न श्रेणी का जो विवाह है वो है पिशाच विवाह, है ना? तो पिशाच फॉर्म ऑफ मैरिज इज वन इन विच द मैन seduces by force a girl who's sleeping, intoxicating और mentally disordered। मतलब जो इसमें गर्ल है, वो अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है, अपनी चेतना में नहीं है, या तो उसको बेहोश कर दिया गया है ना? या वो पहले से ही मेंटली डिसऑर्डर है ना? या फिर वो सो रही है, तो उसको किडनैप करके ले गए और बाद में उससे शादी कर ली गई। तो ऐसे विवाह को बोला गया है पिशाच विवाह। तो ये 8 फॉर्म के मैरिज जो है हमें एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलते हैं। अलग-अलग लिटरेचर में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा। अगर आपको ये टॉपिक और लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? और भी जो स्टूडेंट नीडी स्टूडेंट हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो आज का हम इतना लेक्चर इतना ही रखेंगे। थैंक यू।